फोर्थ चैप्टर नाम है कार्बन के यौगिक। कार्बन हमारी जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी है उसके अंदर कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर। कितने नंबर पे? 6। ये क्या है इसकी परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या। सबसे पहले तो जो चैप्टर का अपना नाम है कार्बन के यौगिक, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ही ये आना चाहिए कि हम कार्बन के ही यौगिक क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो 6 नंबर पे। इससे पहले हाइड्रोजन भी तो था, हीलियम भी तो था, लिथियम भी तो था, है ना, ऐसे ही आगे बोरॉन भी तो था, बेरिलियम भी तो था। इन पांचों को छोड़ के इसके यौगिक क्यों पढ़ रहे हैं? वो ना उसकी टेबल ना 4 होती है। अच्छा, और कहते वो ना प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। अच्छा, तो ले मतलब किसी के भी साथ जा सकता है। अच्छा, दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। अच्छा, सही बात, बैठ जा। बहुत हद तक ठीक जा रहा है ना। चलो, तो ये सबसे मेन कारण तो इसकी संयोजकता जो है वही इसका मेन कारण है, ठीक है। संयोजकता के साथ इसका एक और मेन कारण है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही इसका कि कार्बन के जो यौगिक बनते हैं, यौगिक क्या होते हैं? जब दो परमाणु, दो अलग अलग पदार्थों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में मिल जाए और एक नया पदार्थ बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन है, या मैं लेता हूँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिला, ठीक है। और अगर एक निश्चित अनुपात ये है कि अगर हमने 2 अणु हाइड्रोजन के लिए और 1 अणु ऑक्सीजन का लिया तो हमेशा क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही अलग है, नई चीज़ बन गई, इसे ही हम कहते हैं यौगिक। ऐसे जो चीज़ें बनती हैं ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? यौगिक। यानी कि 2 परमाणु आपस में मिलेंगे लेकिन एक फिक्स अनुपात होगा। फिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कभी भी 3 नहीं आएगा, यहाँ कभी भी 2 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, बस H2O मतलब H2O, ठीक है ना। पानी के लिए तो हमेशा यही रहेगा, समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि H2O2 नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन वो पानी नहीं बनेगा, वो कोई और ही चीज़ बनेगी। क्लियर है ना। पानी बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु ही लेना पड़ेगा। ये जो फिक्स अमाउंट होती है इसी को हम निश्चित अनुपात कहते हैं, ठीक है। हाँ बोल। जो एक्वस लगाते हैं तो H3O हो जाता है ना? नहीं, H3O तब होता है जब हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये आयन नहीं है, इसके ऊपर कहीं आवेश दिख रहा है तेरे को? तो ये आयन नहीं है, ठीक है। वो आयन कब होता है? जब इस पानी को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें ना, तब इससे बनता है आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोई भी पदार्थ जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अगर हमने उसको तोड़ा तो उसके अंदर से कितने आवेश निकलेंगे? 2 आवेश निकलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। क्लियर है ना? इसमें इसके साथ में माइनस वाला भी बनेगा, इसके साथ में एक माइनस का आयन भी बनता है OH माइनस, ठीक है ना। ये पानी जब टूटता है तो ये चीज़ें बनती हैं। और आपको पता है पानी के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है कि नहीं? गुजरती है ना, तो इसी की वजह से गुजरती है। ये और ये बन जाते हैं उसके अंदर। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक कोई भी 2 पदार्थ अगर निश्चित अनुपात में मिले हैं तो उनको हम कहते हैं यौगिक। अब है हमारे क्या कार्बन के यौगिक, यानी कि उसके अंदर क्या होगा? एक जो परमाणु हम मिला रहे हैं वो कौन होगा? कार्बन होगा, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन राइज किया था वो ये कि हमने पहले 5 परमाणु छोड़ के इस छठे को क्यों उठाया, तो उसका एक आंसर, जो बेसिक सा आंसर है, सिंपल सा, वो ये कि हमें अपने आसपास जो यौगिक दिखाई दे रहे हैं वो मोस्टली ज़्यादातर किसके दिखाई दे रहे हैं? कार्बन के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। किसकी बजाय? हाइड्रोजन की बजाय, लिथियम की बजाय, या फिर बेरिलियम की बजाय, या फिर बोरॉन की बजाय, या ऑक्सीजन की बजाय, या नाइट्रोजन की बजाय कार्बन के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से इसके यौगिक इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि नेचर, प्रकृति हमेशा वही चीज़ बनाती है जो स्टेबल हो। जो स्टेबल का मतलब स्थिर हो, उसने एक बार बना दी वो वैसी ही रहे, बदले ना, ठीक है ना। तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके अंदर पहला गुण यही होता है कि वो स्टेबल बहुत होते हैं, यानी कि अगर एक बार कार्बन के यौगिक बन गए तो वो जल्दी से ख़त्म नहीं होते, टूटते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है ना। और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर कार्बन होता ही है, जैसे कि हमारा खाना। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कार्बन ही है? कैसे पता करेंगे? क्या कोई आइडिया दे सकता है इसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया, चलो किसके साथ करवाएगा, क्या करवाएगा? धातु कार्बोनेट भी अगर उसके साथ करवाते हैं। धातु कार्बोनेट है ही नहीं तेरे पास, है ही कार्बन। ये पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ के अंदर ये भी आता है, डस्टर, ये चौक, ये बोर्ड, या मैं खुद, ठीक है, या आपके बेंच, कॉपी, इन सब के अंदर हमें पता करना है कार्बन है कि नहीं है। सिंपल सा, और उसको हम कैसे पता करेंगे? है जैसे मान लो ये पदार्थ है और अगर इसके अंदर कार्बन होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको जला दूं तो कार्बन का क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, या यानी कि कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो पक्का इसके अंदर क्या होगा? कार्बन होगा, ठीक है ना। और जला तो हम किसी को भी सकते हैं, क्लियर हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड का पता कैसे करेंगे? पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रही है तो उसका पता कैसे करेंगे? सिंपल, चूने के पानी से उसको गुजारो, रंग दूधिया हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। या फिर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओ, अगर मोमबत्ती बुझ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। पता करने के तरीके भी अपने पास है, जलाने के लिए अपने पास माचिस भी है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम जला के देखते हैं तो मोस्टली पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वहीं से हमें आइडिया आता है कि हाँ इसके अंदर कौन सा है? कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से एक आप ये भी तो पूछ सकते हो, सर कार्बन है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ऑक्सीजन भी निकलती है, वो कहाँ से आती है? पदार्थ को जलाया तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कार्बन तो पदार्थ के अंदर से आया, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई? वो वातावरण से आई, क्योंकि जलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो वो ऑक्सीजन तो वातावरण से आई, लेकिन कार्बन पक्का किससे आया? जिस पदार्थ को हमने जलाया है उससे आया, ठीक है ना। अब क्या हमारे अंदर कार्बन है कि नहीं, इसका आइडिया कैसे? अच्छा, ग्लूकोज का तो हमें बाद में पता चला, ये तो बिल्कुल बेसिक का बात। वेरी गुड। हम जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर जो गैस निकल रही है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने अंदर से ही तो आ रही है वो, इसका मतलब अपने अंदर कौन है? कार्बन है, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास की देखा तो मोस्टली चीज़ों के अंदर कौन था? कार्बन था, ठीक है। इसलिए हम कौन पढ़ रहे हैं अब? कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये चलो, अब इसके बाद सेकंड जो बात आती है कि हमें ये तो पता कर लिया कि अपने आसपास बहुत सारे यौगिक कार्बन के होते हैं। अब हम पता करते हैं कि ये कार्बन के ही यौगिक हैं तो सारे एक जैसे दिखाई क्यों नहीं देते? जैसे हम खाना खाते हैं वो कार्बन का कोई और यौगिक है, ठीक है। जिससे हमारा ये प्लास्टिक बना हुआ है ये कार्बन का यौगिक नहीं है, या है भी पता नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही लकड़ी है, ये कार्बन का यौगिक पक्का है क्योंकि इसको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ये अलग है। हम जो खाते हैं वो अलग है, हमारे अंदर है वो कोई अलग है ना। तो ये इतने सारे अलग क्यों हैं? तो इसका मतलब पक्का कि कार्बन है वो अलग अलग तरीक़ों से मिला हुआ है। किसी के अंदर कोई अलग तरीके से, किसी के अंदर कार्बन का 1 परमाणु है, किसी के अंदर कार्बन के 5 परमाणु हैं, किसी के अंदर कार्बन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। ये चीज़ें होने की वजह से, कार्बन के अलग अलग यौगिक होने की वजह से ये जो चीज़ें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग है, ठीक है ना। चलो, अब जो सबसे पहली चीज़ आती है
कि कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता क्यों है। ठीक है, तो उसकी पहली चीज़ वो ये कि कार्बन जो है, या इससे पहले हम एक चीज़ लिखते हैं कि कार्बन के यौगिक हैं उनके कैसे गुण होते हैं। ठीक है, हमने जो भी चैप्टर अब तक किए सब के अंदर सबसे पहले उनके क्या पढ़े हैं, गुण ही पढ़े हैं। जैसे हमने अम्ल क्षारक लवण पढ़ा तो हमने पहले उनके गुण पढ़े, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उनकी स्मेल होती है, यही चीज़ें। ऐसे ही हमने धातु पढ़ी तो उनके गुण पढ़े। अब हम कार्बन के यौगिक पढ़ रहे हैं तो पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक गुण ही पढ़ लेते हैं कि क्या इनके अंदर मेन गुण होते हैं। ठीक है ना, अगर वो हमने पढ़ लिए तो हमें कार्बन के यौगिक भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कार्बन के जो यौगिक हैं उनके क्या गुण होते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने किया था आयनिक यौगिक, याद है क्या? यस सर। क्या होते हैं आयनिक यौगिक? जो आयन का आदान प्रदान करके जो यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं हाँ, आयनों का आदान प्रदान, या फिर यूँ कहें कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर भी कोई ना कोई आवेश आ जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर भी कोई ना कोई आवेश आ जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से वहाँ पे वो आयनिक यौगिक बनते हैं। वहाँ पे जब हमने आयनिक यौगिक देखे थे तो उनके गुणधर्म में हमने देखा था कि उनके गलनांक और कवथनांक क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। यानी कि अगर गलनांक और कवथनांक तो पता है सबको, गलनांक वो तापमान जिसके ऊपर कोई पदार्थ है वो द्रव में बदल जाए, यानी कि वो लिक्विड बन जाए, गल जाए, मेल्ट हो जाए, ये तो हो गया गलनांक। और कवथनांक वो द्रव से किस में बदल जाए, वाष्प या गैस में बदल जाए, वो हो गया कवथनांक। ठीक है, तो गलनांक और कवथनांक हो गया। तो जहाँ पे आयनिक यौगिक ठोस से तरल में बदलते हैं वो वाला तापमान, और जहाँ पे वो तरल से गैस में बदलते हैं वो वाला तापमान बहुत अधिक होता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक उनको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब हमने कार्बन के यौगिक देखे ना, उनका गलनांक और कवथनांक इतना नहीं होता। उनका सिंपल हम जलाते हैं तो वो जल जाते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है पता है? पानी जब जिस बिंदु पे उबलता है, और पानी उबलता है वो आपको पता है, गैस से सिंपल हम उबाल सकते हैं ना, वही होता है तापमान, वो उसका कवथनांक होता है। ठीक है, जहाँ पे वो उबल के और भाप बनने लग जाता है। ऐसे ही जो कार्बन के यौगिक है, कार्बन का एक सिंपल सा यौगिक मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपके घर पे आप चीनी यूज़ करते हो, कार्बन का यौगिक है वो। कार्बन, उसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है ना, चीनी के अंदर। अब उसको अगर आपको जलाना हो क्या करोगे? सिंपल, अगर थोड़ा सा ही गर्म कर दिया तो भी चीनी जल जाएगी, पिघल जाएगी, यानी कि उसका क्या कम हुआ, गलनांक, क्योंकि वो ठोस से किस में बदल गई है, तरल में। और थोड़ा सा और गर्म कर दोगे गैस बन जाएगी, यानी गलनांक और कवथनांक कैसा हुआ, इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक आइडिया ये हुआ कि कार्बन के यौगिक आयनिक यौगिक तो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आयनिक यौगिक होते तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता। क्लियर है ना? एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, चीनी। ठीक है, अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो पेट्रोल और डीजल, वो भी कार्बन के यौगिक हैं, उनके अंदर भी कार्बन होता है। वो तो बहुत जल्दी जलते हैं, उनको बस पास में आप माचिस की तीली लेके नहीं गए कि वो जल जाते हैं, इसका मतलब वो भी आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है ना, अब आयनिक यौगिक नहीं है तो कोई और वाले यौगिक होंगे, क्योंकि आयनिक, अच्छा एक चीज़ और, आयनिक यौगिक जो हमने पढ़े थे उनके अंदर कौन से आबंध बने थे, आयनिक आबंध बने थे। ठीक है ना, आयनिक आबंध तब बनते हैं जब एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दूसरे को दे देता है। ठीक है, और एक के ऊपर, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे NaCl, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के और पूरा इसको दे दिया, तो इसके ऊपर माइनस का आवेश आ गया और इसके ऊपर प्लस का। और आपको पता है प्लस वाला आवेश माइनस को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, ये जो खींचने की वजह से, एक आवेश का दूसरे आवेश को खींचने की वजह से जो आबंध बनता है, इसी को हम कहते हैं कौन सा आबंध, आयनिक आबंध। ये मैंने लिखवा रखा है आपको तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसा आबंध इसके बीच में नहीं बनता, इसीलिए ये कौन से यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो इनके अंदर कोई दूसरे तरीके का आबंध बनता होगा, वो हम अभी बात करने वाले। लेकिन पहला इनका गुण क्या हुआ,
पहली चीज़ क्लियर हुई। अब दूसरा, आयनिक यौगिक के अंदर, नाम ही आयनिक यौगिक है। अब थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन का आंसर करना, क्या ये विद्युत का चालन करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये टूट कर क्या बनाएंगे? आयन बनाएंगे, क्योंकि इनके अंदर है ही आयन। अगर सोडियम क्लोराइड टूटा तो पक्का कौन सा आयन बनाएगा? एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, 2 आयन बनाएंगे और उन्हीं की वजह से हमारी विद्युत धारा चल पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन जब हमने कार्बन के यौगिक के अंदर यही चीज़ करके देखी तो विद्युत धारा नहीं गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कार्बन के यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये आयनिक यौगिक नहीं होंगे। क्लियर है? तो दूसरा गुणधर्म क्या हुआ? ग्रेफाइट क्यों पड़ता है? ग्रेफाइट वो एक अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस, ठीक है ना। कई ऐसे हैं जो करते हैं, ऐसे कुछ आयनिक यौगिक भी ऐसे हो सकते हैं जो विद्युत का चालन ना करते हो, ठीक है ना। ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि धातु है वो सारी की सारी विद्युत का चालन करती है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो विद्युत का चालन नहीं करती, तो ये एक्सेप्शन हुआ। अब इसी को हम कहते हैं अपवाद का रूप, ठीक है ना। ये कुछ अपवाद भी होते हैं जो हमें याद भी रखने होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट, हाँ, कार्बन का पक्का कार्बन का ही अपरूप है, यानी उसके अंदर कार्बन ही है, लेकिन वो विद्युत का चालन करता है, ठीक है। चलो, ये 2 गुणधर्म हुए किसके? कार्बन के यौगिकों के। इन 2 गुणधर्म जो हमने पढ़े, इनसे हमें क्या आइडिया मिला? हमें ये आइडिया मिला कि कार्बन के यौगिक आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि कार्बन के यौगिक, क्या कार्बन के यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं? नहीं होते। क्यों? हाँ, क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं करते, पहली बात। दूसरा, इनका गलनांक और कवथनांक भी कम होता है, ठीक है। ये नोट किया। इनका क्वेश्चन भी क्या बन सकता है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। इसके नीचे मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ, कहते हैं कि कार्बन के यौगिक आयनिक यौगिक नहीं होते। ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, वो आप खुद फ्रेम कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो सीखो। यहाँ तक हमें ये आइडिया हो गया कि कार्बन के जो यौगिक हैं उनमें ना तो आयनिक आबंध बनेंगे, ना वो टूटकर आयन बनाएंगे। तो इसका अब थोड़ा सा हमें आगे सोचना पड़ेगा कि अगर ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते या ये आयन नहीं बनाते तो ये क्या बनाते हैं, या ये इनका बीच में आबंध कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं आबंध क्या होता है। पहले आप यही लिखो, आइडिया है कोई आबंध क्या होता है? आबंध को इंग्लिश में बोलते हैं हम बॉन्ड। वो तो अलग चीज़ है। जो तत्व मिलके कोई सा पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड। उसे कहते हैं बॉन्ड। जब 2 तत्व मिल जाते हैं, परमाणु की इलेक्ट्रॉन। और कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हो? देखो, आपने ये तो सुना होगा, यार मेरी इस बंदे के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। कहा है किसी से? बॉन्डिंग का मतलब है कि आपकी उसके साथ अच्छी बन रही है, ठीक है। यानी कि आप दूसरे इंसान के साथ कैसे जुड़े हुए हो, उसी को हम कह सकते हैं कि वो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग है। और किसी के साथ आपकी नहीं बनती है तो उसका आप क्या कहोगे कि उसके साथ नहीं, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही परमाणुओं के अंदर होता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या किस प्रकार जुड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं कि उन दोनों परमाणुओं के बीच आबंध है, ठीक है। या हम यूं कहें कि एक परमाणु अगर दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है तो हम क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या है? आबंध है या बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में क्या है? और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आबंध नहीं है। क्लियर है ना? तो आबंध का मतलब ये होता है, 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो आबंध, और जुड़े हुए नहीं हैं तो आबंध नहीं है। क्लियर है ना? चलो, अब ये आबंध
किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आयनिक यौगिक में जो आबंध था वो किसकी वजह से था? आवेश की वजह से, ठीक है ना। एक के ऊपर प्लस आवेश था, एक पर माइनस आवेश था, उसकी वजह से दोनों जुड़े हुए थे, इसलिए उनके बीच में कौन सा आबंध हो गया? आयनिक आबंध, ठीक है। चलो तो इस आबंध को हम लिख लेते हैं, ये हुआ आबंध, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि कार्बन कैसे आबंध बनाता है। आयनिक आबंध तो कार्बन बनाता है कि नहीं? नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? हाँ, क्योंकि कार्बन का क्वथनांक कम होता है कि कार्बन के यौगिक का? कार्बन के यौगिक का। कार्बन के यौगिक हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि वो आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं, वो कोई और दूसरा यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसी को समझो कि कार्बन अपने आबंध कैसे बनाता है। ये लिख लिया क्या? कर दूं रफ? इसके लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? जैसे सर 2 लिखेंगे, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में कैसे बंटे हुए हैं। इसके पास टोटल 6 है, पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी के अंदर 4, बस खत्म इसके पास, ठीक है ना। यही इसका जो हमने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है हमने? ये कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास का सिंपल सा मतलब इतना है कि ये कार्बन हमने अलग अलग कक्षाओं के अंदर बांट दिए हैं। अगर मैं आपके लिए पूछूं कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए मेरे को जरा। 2, 8, 2। टोटल इसके पास कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हमने अलग अलग कक्षाओं के अंदर बांट दिया है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये अपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब इसका आखिरी कोष या बाहर वाला कोष कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला है। इसके अंदर यानी कि इसके बाहरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कोष को पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 4 और चाहिए। आपको पता है कि हमेशा बाहरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। इसके पास 4 है, तो अब या तो ये पूरा कर सके तो किसी से इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, ठीक है। तो इसकी 2 संयोजकताएं होगी। कार्बन की संयोजकता कौन कौन सी हुई? प्लस के 4। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कई बार। ये समझ में आ रहा है सबको? वैसे और भी परमाणु की संख्या होती है कि वैसे तो वो होता है 4 होती है, किसी योजकता और भी परमाणु। ओ की तो 4 नहीं होती। ओ की होती है कि नहीं होती? ओ की होती है क्या 4? तो हाँ होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन C4- और C4+ बनाता है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर देखो एक और है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी प्लस का 4 माइनस का 4 बना सकता है। ऐसे ही थोड़ा सा इसे आगे और बढ़ोगे तो वो भी होते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देखोगे क्रोमियम, क्रोमियम देखना कहीं, ये भी बना सकते हैं। उससे आगे भी और होगा, वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक आपको चीज़ कही कि कार्बन के यौगिक हम अपने आसपास जो देखते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है या स्थायी है। स्थायी का मतलब आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्थायी का मतलब ये है कि अगर एक बार कार्बन का यौगिक हमने बना के रख दिया कहीं पे, तो वो कार्बन का यौगिक हज़ारों साल तक वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब कि वो क्या है? स्थायी है, स्टेबल है, ठीक है। और वो स्टेबल इस वजह से है क्योंकि कार्बन के पास कितने परमाणु? 6। तो ये है इसका जो साइज़ है ना इसके परमाणु का, वो होता है इतना। और मैंने आपको बताया है पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे साइज़ कैसा होता जाएगा? ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ से कार्बन से जब तक आप सिलिकॉन पे पहुँचे साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है। और आपको पता है बड़े साइज़ को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है किसके बजाय, छोटे साइज़ के बजाय। इसलिए सिलिकॉन भी बनाता है। 11th क्लास में आप सिलिकॉन के बहुत सारे यौगिक पढ़ोगे भी, ठीक है ना। मतलब वो भी कार्बन जैसे। हाँ, वो भी कार्बन की जैसे बनाता है, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि कितने नंबर पे, 14 नंबर पे तो है, थोड़े दूर चलते ही आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले तो बड़ा है ना। जितने यौगिक ये बनाएगा उतना ये नहीं बना पाएगा। ये बना भी देगा तो वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने जैसे ही बना के रखा रात को, सुबह हमें वो यौगिक मिला ही नहीं, वो गायब हो गया, यानी कि वो स्थायी नहीं था। क्लियर हुई ये चीज़। सिलिकॉन के साथ ये कंडीशन होती है कि कुछ यौगिक वो स्थायी बना देता है, लेकिन इससे आगे अगर आपने क्रोमियम या स्कैंडियम या टाइटेनियम तक पहुँचे, उनका साइज़ तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा यौगिक नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये एक कारण ही नहीं है कि कार्बन इतने सारे यौगिक बना सकता है। C4+ और C4-, सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि कार्बन इतने यौगिक बनाता है। ये कार्बन का जो साइज़ है वो भी इसको बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो 2 कारण होते हैं ये। क्लियर है ना ये चीज़। ये हम पढ़ेंगे आगे कि कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है या कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों होती है। क्लियर है, उसके अंदर इसका आंसर मिलेगा आपको। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, मज़ा आता है। चलो, कार्बन की संयोजकता C4- और C4+, ठीक है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कार्बन के अंदर कि ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये C4-, अब इसके पास क्या, इसके पास तो दोनों चीज़ें हो गई, या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों ही आसान नहीं है, क्योंकि इसको जल्दी से कोई ऐसा यौगिक मिलेगा ही नहीं जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। एक सिलिकॉन को छोड़ के बाकी कोई और मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सिलिकॉन के पास भी यही कंडीशन होती है ना। बाकी और तो जल्दी से इसको मिलने वाला नहीं है। इसका फिर तो इसको समाधान इसका मिला ही नहीं, और कोई इसको ऐसा यौगिक भी जल्दी से नहीं मिलेगा जिसको ये अपने वाले 4 दे दे, वो भी सिर्फ एक ही मिलेगा, सिलिकॉन, बाकी और तो नहीं है कोई भी, क्योंकि किसी को 2 चाहिए, किसी को 1 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, ऐसे ही होते हैं। इसलिए ये क्या करता है, ये ऐसे करता है कि दूसरों के साथ शेयरिंग करता है। और क्लोरीन का जब सीन था हमारे पास, तो सोडियम ने पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था। इसने इसको क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसा था, इसने क्या किया, कंप्लीटली इसको दे दिया, भाई तू ले जा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, पूरा ही दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, इसने दोबारा इससे कभी नहीं मंगवाया वापस। ये था इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः विस्थापन, या फिर इसने पूर्णतः इसको दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना हो, लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही बनेगी, ठीक है ना। सबको क्लियर है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बना ही सकते हो सारे। इसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास अगर कोई और है, मान लेते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही, सबसे सिंपल हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन की अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी हो, तो इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे इधर लिखो, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं पे भी लिखो, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब इसको ये हाइड्रोजन मिला तो ये क्या करता है, अपने वाला इलेक्ट्रॉन इसको और ये इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, पूरा अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता है, और ये भी अपना ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन को नहीं देता है। जब नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों अपने अपने यहाँ से उठाएंगे और कहेंगे भाई बीच में रख दे, यही होता है ना। मतलब इसको इस पे विश्वास नहीं है, इसको इस पे विश्वास नहीं है। जैसे कि आपने मान लो शर्त लगा ली 100 रुपए की, ठीक है, तो आप क्या कहते हो, चल भाई मैं भी मेरे 100 रुपये इस तीसरे बंदे को देता हूँ, तू भी तेरे 100 रुपये इस तीसरे को दे दे, ठीक है। अगर मैं शर्त जीतूंगा तो 200 रुपये इससे ले लूँगा, और तू जीते तो तू ले लियो, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन ने किया है। इन्होंने क्या किया है, कार्बन ने कहा भाई मैं तेरे को नहीं दूंगा मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे बीच में रख दूंगा, तू भी तेरा बीच में रख ले। जब तेरे को चाहिए तो यहाँ से दोनों उठा लेना तू, और मेरे को चाहिए होंगे तो मैं उठा लूँगा। क्लियर है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने रखा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रखा, और ये क्या होगा, इनके बीच में बंटवारा हो गया, शेयरिंग हो गई, ठीक है ना। इसी को ऐसे जो, अब सीधी सी बात है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, तो क्या इसको छोड़ के कहीं और जाएगा, ये दूसरे के साथ तो नहीं जाने वाला, इसके पीछे पीछे ही चिपका रहेगा। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, तो ये भी नहीं जाने वाला कहीं पे, ठीक है ना। जैसे मान लो आप में से किसी ने यहाँ पे अपने 1000 रुपये रखे हुए हैं और बाहर खड़ा है,
बाहर से कहीं दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1000 रुपये तो यहाँ पे रखे हैं, बाहर जाके वो क्या करेगा? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आप में से किसी भी को भी बाहर किसने खड़ा रख रखा है? उस 1000 रुपये ने, ठीक है। और अगर उस 1000 रुपये में से 500 रुपये किसी दूसरे स्टूडेंट के और है तो वो भी आपके साथ ही खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा कि नहीं? उसको भी किसने रोका हुआ है? उस 500 रुपये ने, है ना। उन दोनों को किसने रोका हुआ है? 500 ने। बीच में क्या बना? आबंध बना, ठीक है ना। वो कहीं नहीं जाएंगे। यही इस हाइड्रोजन के साथ होता है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, ये कहीं नहीं जाएगा, इस कार्बन के पीछे पीछे रहेगा ये, और कार्बन हाइड्रोजन के पीछे पीछे रहेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी एक डील कर ली है। क्या? कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं। अगर इसको दूर जाना पड़ा तो या तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा या दोनों के बीच जो डील हुई है उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। क्लियर है? ऐसे जो दोनों के बीच में डील होती है, जो आबंध, अब ये आबंध बन गया, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। इसी को तो हमने आबंध में पढ़ा था कि दो परमाणु अगर आपस में जुड़े होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? आबंध। अब ये आबंध देखो किसकी वजह से बना है? इलेक्ट्रॉन के, इसने पूरा दे दिया इलेक्ट्रॉन इसको, इसने भी इसको पूरा नहीं दिया है, यानी दोनों ने बस अपना इलेक्ट्रॉन है वो बांटा है या शेयर किया है, साझेदारी की है। ऐसे जो आबंध बनते हैं उनको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन और दोनों ने कार्बन और हाइड्रोजन ने आबंध बनाया है। कैसे बनाया आबंध? शेयरिंग करके, साझेदारी करते। और किसकी साझेदारी हुई है? इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि अगर आयनिक आबंध बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पूरे दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं दिए जाते, उनके बीच में साझेदारी हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे वाले यूज़ कर ले और मैं उसके वाले। इसे कहते हैं साझेदारी, ठीक है। और मैं कंप्लीटली मेरे इलेक्ट्रॉन उसको दे दूं तो ये क्या होगा? आयनिक आबंध बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा बनेगा? सहसंयोजी आबंध। क्या ये सहसंयोजी आबंध समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ रख दिया, अब 3 तो फिर भी है इसके पास, फिर इसके पास एक और हाइड्रोजन, मान लो बाई चांस इसको हाइड्रोजन नहीं मिला, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं मिला, इसको मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 खाली होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। और 6 इसके पास ऐसे होते हैं। यही हुई इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सेट सर। 2 इसके पास, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये खाली है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 क्रॉस वाले खाली, ठीक है। अब इसको अपना ये जो यहाँ पे इसको पूरा करना है। एक तो ये कैसे करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग के ले आएगा, यहाँ पे बैठा लेगा, पूरा हो गया। वहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये आयनिक आबंध बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सहसंयोजी आबंध बनाना तो क्या है? ये क्या करेगा? इसके पास जो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा, तो ये कार्बन भी क्या करेगा? 1 रख देगा, ठीक है। अब जब इसको देखो, एक इसके पास पहले से, ये यहाँ वाला उठा के इसने यहाँ रख दिया, लेकिन अब देखो इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो इसका खुद का है ही, और जब इसको यहाँ वाले ये वाला भरना होगा तो ये वाला उठा ले आएगा, भर गया इसका। सर ये भरते क्यों वैसे ऐसे हैं? ये भरते क्यों हैं अपने कक्षा से? भरते क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि हर एक परमाणु क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरा आखिरी वाला कोष है ना वो पूरा हो जाए, ठीक है, या फिर अपना पूरा कोष खाली हो जाए। पूरा कोष खाली हो जाए इसका मतलब भी तो यही होता है कि उसका पूरा कोष जो अंदर वाला वो भरा हुआ माना जाएगा। क्लियर है ना? बस ये सबकी एक टेंडेंसी होती है, एक उनकी एक गुण होता है, ठीक है। और इसी की वजह से वो अभिक्रियाएं करते हैं इतनी सारी। क्लियर है? समझ गया? अब ऑक्सीजन के भी यही गुण है, ठीक है ना। जैसे तैसे कैसे भी करके बस इनको आबंध बनाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इस वाला इधर ले आएगा तो ये वाला पूरा हो जाएगा, लेकिन एक तो फिर भी खाली रह गया, तो इसको क्या करेगा? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दांव पे लगाएगा, ठीक है। तो इसने एक ये तो इधर रख ही दिया था पहले, ये एक और रख देगा। क्लियर हुआ? इसने पूरे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, बस यहाँ पे बीच में रख दिए हैं, तो इसने भी अपने 2 रख दिए हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको? ये आबंध भी कैसा बना है? सहसंयोजी आबंध। लेकिन इस आबंध और इस आबंध में फ़र्क है।
इसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसने रखा और एक ही इसने रखा, लेकिन यहाँ पे देखो इसने 2 रखे हैं तो 2 ही इसने रख दिए, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अब भी पड़ा है, यानी कि ये अब भी शेयरिंग कर सकता है एक और की। वो इसको हाइड्रोजन मिले कोई और मिले तो हाइड्रोजन के साथ अगर करेगा तो ये फिर से ऐसे ही कर लेगा, ठीक है। ये कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दिया है, क्लियर है। तो कार्बन ने क्या किया, एक सहसंयोजी आबंध किसके साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ एक बनाया, क्या 2 सहसंयोजी आबंध बनाए हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे एक सहसंयोजी आबंध बना हो, अच्छा सबसे पहले हर बार अब हम ऐसे डॉट लगा के नहीं दिखाएंगे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम डॉट की बजाय क्या करते हैं, फिर इसको ऐसे लाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये लाइन हमेशा सहसंयोजी आबंध में ही लगी होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन हमें क्या दिखाती है कि इस लाइन के ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे, यानी इस लाइन को अगर तोड़ा गया बीच में से तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास, क्लियर है ना। और जब आप आयनिक आबंध बनाओगे तब क्या ये लाइन बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, उसका उसके पास। तो जब आयनिक आबंध बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, हमेशा इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते कि इनके बीच में ये आबंध है, ठीक है ना। ये आबंध तो हमेशा किस में बनेगा, सहसंयोजी आबंध होगा तभी बनेगा। ये चीज़ें बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनका अगर आप समझ गए तो गलतियाँ कभी नहीं करोगे। बड़ी क्लासों में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और वहाँ पे कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाएगा NaCl ये आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर, ऐसे बताया जाएगा, ठीक है। या फिर CH4 इसके अंदर कौन सा आबंध है, सहसंयोजी आबंध है, बस इतना बताया जाएगा, क्लियर है। जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लो इसको। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दी तो यहाँ पे भी यहाँ क्या आएंगी, 2 लाइन, वेरी गुड। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, एक लाइन मतलब एक ही आबंध बना है तो इसको एकल आबंध बोल दो या फिर सिंगल बॉन्ड। 2 आबंध बने हैं तो डबल बॉन्ड। अब कोई ऐसा यौगिक आप बता सकते हो जो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता हो, कौन सा, एल्यूमिनियम, या फिर और भी क्या नाइट्रोजन भी बना सकता है क्या। नाइट्रोजन की संयोजकता भी 3 होती है, उसके पास भी 3 जगह खाली होती है, तो वो भी बना सकता है, चाहे आप एल्यूमिनियम लो चाहे नाइट्रोजन लो, ठीक है ना। तो मैं एक बार के लिए, ये समझ में आया ना सबको, क्लियर है। कार्बन ने कितने सहसंयोजी आबंध बनाए हैं, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन ने कितने सहसंयोजी आबंध बनाए हैं, 2। इस हाइड्रोजन ने कितने सहसंयोजी आबंध, 1। इसने 1। समझ में आया सबको। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसे बना के नहीं देगा वो। ऐसे देगा और पूछेगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन ने कितने सहसंयोजी आबंध बनाए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। कार्बन ऐसे लिखोगे, फिर देखोगे एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। कार्बन हमेशा ध्यान रखना टोटल कितने आबंध बनाएगा, 4 ही बनाएगा, ठीक है। तो 2 तो 2 हाइड्रोजन के साथ आ गए, इस ऑक्सीजन के साथ कितने बचे, ठीक है। अब आप काउंट कर लो, ऑक्सीजन के साथ 2 आबंध, हाइड्रोजन के साथ 1, इस हाइड्रोजन के साथ भी 1। क्लियर हुई ये चीज़ सबको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रहा कार्बन, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको कहीं पे मिल गया उड़ता फिरता नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी तो क्या ये नहीं होगी, क्या आखिरी कोष में कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं या 6 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं, ध्यान से देखो भाई, 5 होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, पहले कोष के अंदर 2 और आखिरी वाले कोष यानी कि दूसरे कोष के अंदर 5। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ध्यान रखना बनाते हैं तो जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम इसके चारों ओर लिख देते हैं। क्लियर है ना सबको। हाँ, अब देखो इसके पास
कितनी जगह खाली होंगी? एक तो यहाँ खाली है और 2 यहाँ खाली है, 3 जगह खाली है। तो इसको इसके साथ आबंध बनाने, कितने आबंध बनाने पड़ेंगे? 3 आबंध बनाने पड़ेंगे, तभी इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, वरना तो लेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाएगा, यहाँ रख दिए, तो इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, सीधा साधा आदमी है, ठीक है, सामने वाला जितना देगा उतना ही ये देगा, वरना ये कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और रखा इधर, तो कार्बन ने भी अपना 1 उठाया और इधर रख दिया, ठीक है। इसके पास एक और भी पड़ा है अभी तक, यानी ये 1 आबंध और बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे अब कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी हमें? 1 2 3। वो हाइड्रोजन की जगह लिथियम से भी बना सकते हैं ना? लिथियम के साथ, लेकिन लिथियम के साथ बना सकता है, लेकिन लिथियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़। इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जब वो बनाता है तो वो वाला यौगिक ज़्यादा स्थायी होता है, वही हमेशा बात आएगी स्थायिता होगी। और लिथियम वाला यौगिक स्थायी नहीं रहता है तो वो बनाता भी नहीं। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर तो होगा ही, ज़बरदस्ती में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। चलो, ये ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाइए? ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हमने जो चीज़ें की, कार्बन के अंदर आबंध, तो कौन से आबंध बनाता है? सहसंयोजी आबंध। दूसरी चीज़, कार्बन के अंदर सहसंयोजी आबंध कितने तरीके से बन सकते हैं? 3 तरीके से। या तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, एकल आबंध, 2 इलेक्ट्रॉन दोगा तो द्वि आबंध या डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो त्रिक आबंध या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? 4 के 4 वो 1 के देगा नहीं किसी को, ठीक है। 4 किसको देगा वो? सिलिकॉन को, और सिलिकॉन उसको जल्दी से मिलता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो 4 बहुत कम चांस में देता है। क्लियर है ना ये चीज़ सबको? चलो, अब हम ये चीज़ जो आज हमने की है उसको एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या कार्बन ही सहसंयोजी आबंध बनाता है? क्या और यौगिक बना सकते हैं क्या? सिलिकॉन और कार्बन को छोड़ के क्या कोई और नहीं बनाएंगे क्या? अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हाइड्रोजन है, 1 परमाणु है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन है इसकी, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बना। इसको अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1 और चाहिए या 7 और चाहिए? 1 ही और चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पहली वाली कक्षा की बात हो रही है, ये न्यूक्लियस है और पहली कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आते हैं? 2, तो 1 खाली है इसके पास, ठीक है ना, इसलिए हमेशा इसको 1 ही और चाहिए होगा। क्लियर है? अब इसको 1 और चाहिए तो ज़रूरी थोड़ी है कार्बन के पास ही जाए, ये अपना ही भाई ढूंढेगा, ठीक है ना। कई ऐसे भी होते हैं जिनके भाइयों के बीच में आपस में बनती है, और कई ऐसे होते हैं जिनके भाइयों के बीच में नहीं भी बनती है। क्लियर है? तो ये अपने जैसा ही एक हाइड्रोजन और ढूंढेगा, उसका भी, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। दोनों ने क्या किया? अपने अपने बीच में रख दिए, शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध बन गया। ये भी कौन सा आबंध है? सहसंयोजी आबंध। क्लियर है ना। ऐसे ही बात करते हैं अगर हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, ये भी अपना भाई ढूंढता है, कौन? ऑक्सीजन, इसके भी 2 खाली है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है, ये भी अपने 2, और दोनों के बीच में आबंध कौन सा बन गया? तो इस बात पे बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहना कि कार्बन ही सहसंयोजी आबंध बनाता है, ठीक है ना। ये शेयरिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे के पास गाड़ी नहीं होगी, दूसरे के पास भी होगी, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो भी शेयरिंग करके दिल्ली जा सकता है और मैं भी शेयरिंग करके दिल्ली जा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे को सवारी कम मिल सकती है, उसको ज़्यादा मिल सकती है, या उसको कम मेरे को ज़्यादा मिल सकती है। क्लियर है ना। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना कि सहसंयोजी आबंध कोई भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसके तोड़ के और ले ही जाओ, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसको भी अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखने पड़ेंगे और दूसरे वाले को भी बीच में रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, इसको हम अब लिखते हैं। तो पहला तो यही क्वेश्चन कि कार्बन में आबंध कौन से बनते हैं?
मैंने सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका? ये मैंने ऐसे गोले बनाए, ये समझ में आ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन इस वाला इस्तेमाल कर सकता है और ये हाइड्रोजन ये वाला इस्तेमाल। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल समझ आ रहा है सबको? हाँ, H2 लिखेंगे सिर्फ वो इसका H बॉन्ड H2 लिख दे चाहे, लेकिन तुझे समझाना क्या है, सहसंयोजी आबंध, इसलिए बीच में ये तो दिखना ही चाहिए ना। अगर ये ही नहीं दिखा तो फिर H2 लिख Cl2 लिख क्या फ़ायदा, समझ रहा है? ऐसे में अगर एक और एग्जांपल लिखूं आपके लिए, क्या इसके बीच में बन सकता है क्या? इसको भी एक चाहिए, ये इससे रख लेगा, ये इससे रख लेगा, ठीक है। बाकी इसके कहाँ रहेंगे, यहाँ। टोटल इसके पास 7 होते हैं ना, एक इसने यहाँ रख दिया, 2 2 4 और 2 6। क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी ही पड़ेंगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं रट्टा मार लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, नहीं होगा। ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये समझ आ रहे हैं कि नहीं सबको? कल बनवा के देख सकता हूँ मैं ये? ठीक है। तो ये हो गए सहसंयोजी आबंध, उसका एग्जाम्पल। अब सहसंयोजी आबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला कौन सा हुआ? सिंगल बॉन्ड, या फिर उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक द्विआबंध। डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे इसमें? साझेदारी करें। इनके सब के एग्जाम्पल हम लिख ही लिए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये, और इसका एग्जाम्पल ये, ठीक है। तो आज हमने किया सहसंयोजी आबंध क्या होता है, कार्बन के यौगिक है वो कैसे आबंध बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, ठीक है।